उस स्मगलर को नहीं पता था कि सभी लोग पेड़ों के ऊपर छिपे थे और इसलिए वो नीचे की तरफ झाड़ियों और कीचड़ के बीच उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तभी विवेक ने देखा कि बीएसएफ का एक जवान ने उसके ऊपर अपनी गन से निशाना लगा रखा था। जैसे ही वो स्मगलर पीछे मुड़ा, उस जवान ने गोली चला दी। गन में साइलेंसर लगा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी गोली लगने के बाद जिस तरह से वो स्मगलर पानी में गिरा था, उस आवाज ने उसके साथियों को चौकन्ना कर दिया। अब उन्होंने भी सामान को छोड़कर अपनी अपनी गन्स उठा ली और कुछ पेड़ों के पीछे छिप गए। इसके बाद विवेक और उसके साथियों की तरफ गोलियों की एक बौछार आने लगी। अब पीछे हटने का ऑप्शन नहीं है, अब हमें भी अटैक करना ही होगा। विवेक को देखकर तीनों बीएसएफ वालों ने अपना सर हाँ में हिलाया और फिर अपने अपने पेड़ से ही गोलियां चलाने लगे। फिर कूदकर वो लोग नीचे जमीन पर आ गए। उनके करीब पहुंचने की कोशिश करते हैं। सभी अलग अलग डायरेक्शन से जाओ, ताकि अगर किसी एक पर हमला हो तो बाकी लोग दूसरी जगह से उस हमले का जवाब दे सके। याद रखना, इनमें से कम एक को हमें जिंदा पकड़ना है। अब चारों लोग अलग अलग तरफ से उन स्मगलर्स की तरफ आगे बढ़ने लगे। विवेक इस वक्त बीच में था, क्योंकि वो चाहता था कि उन स्मगलर्स का सारा फोकस उसी पर रहे। इस बीच उसे कई बार अपनी तरफ आती गोलियों का भी सामना करना पड़ रहा था। तभी अचानक से एक स्मगलर ने किसी एक जवान को देख लिया और उस पर गोली चला दी। गोली जाकर सीधा उसके सर पर लगी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। ये देखते हुए विवेक ने उस स्मगलर पर ही गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसमें एक गोली उसके हाथ में लगी। यही मौका है, मूव मूव मूव। कैप्टन शर्मा और दूसरा जवान भी अब झाड़ियों से निकलकर सीधा गोलियां चलाते हुए उन स्मगलर्स की तरफ भागने लगे, जो अपने साथी को वहां से उठाने के लिए आए थे। पीछे से विवेक ने भी उनके अनलोड किए हुए आरडीएक्स के एक छोटे से ढेर पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिससे कि अचानक वहां आग लग गई और वो किसी बम की तरह फट गया। उस जगह पर ज्यादा आरडीएक्स नहीं था, इसलिए कोई बड़ा धमाका नहीं हुआ। वो स्मगलर्स अपने सामान के बहुत करीब थे, इसलिए उस ब्लास्ट की फोर्स को उन्हें भी सहना पड़ा और वो सभी लोग थोड़ा पीछे जाकर गिरे। क्विक, देखो कोई जिंदा बचा कि नहीं। इससे पहले कि वो स्मगलर्स दोबारा अपने वेपन्स उठा पाते, कैप्टन शर्मा और वो जवान सामने पहुंच गए और उन्हें सरेंडर करना पड़ा। अब विवेक भागता हुआ उनके पास आया। पकड़े गए सब? बॉम्ब ब्लास्ट करने चले थे? सर, मैंने बैकअप टीम्स को कॉल कर लिया है, वो जल्दी यहां पहुंचने वाली होंगी। कुछ ही देर बाद करीब 30 से ज्यादा सिपाही वहां पर पहुंचे, जिन्होंने सबसे पहले तो उन 3 जिंदा बच गए स्मगलर्स को गिरफ्तार किया और उसके बाद उनका लाया हुआ बाकी सामान जब्त करने की कोशिश की। साथ ही उन लोगों ने अगले आधे घंटे तक उस पूरे इलाके को भी अच्छी तरह सर्च किया, ताकि कोई और आदमी या कोई चीज पीछे न छूट जाए। सुबह के 5 बज चुके थे। सब लोग अब वापस उसी मेन चेक पोस्ट पर पहुंच गए। इसके बाद वहां पहुंचकर एक इंटरोगेशन रूम बनाया गया, जहां विवेक उन तीनों स्मगलर्स के साथ था। वो तीनों ही शुरुआत में कुछ नहीं बोल रहे थे, इसलिए विवेक ने फिर एक बंगाली अफसर को ट्रांसलेटर की तरह अंदर बुलाया। अब ट्रांसलेटर आ गया है तो कोई होशियारी नहीं चाहिए। विवेक ट्रांसलेटर की तरफ मुड़ा। इनसे पूछो कि ये यहाँ क्यों आए थे और इन्हें किसने भेजा है। ट्रांसलेटर ने ये बात उन्हें बांग्ला में कही, लेकिन अब भी वो लोग चुप थे। तभी एक आदमी की आंखों में आंसू आ गए और वो बांग्ला में कुछ बोलता हुआ उनके सामने गिड़गिड़ाने लगा। क्या बोल रहा है ये? कह रहा है कि ये बांग्लादेश से है, लेकिन इसके परिवार के लोग बॉर्डर के दोनों साइड्स पर रहते हैं। ये तो बस इन लोगों को वहां से यहाँ पहुंचाने आया था। अच्छा, तो क्या इसे ये गन्स और ये 200 किलो आरडीएक्स नहीं दिख रहा था? झूठ बोल रहा है। इसे बताओ कि एक और झूठ बोला तो इसे बोलने लायक नहीं छोड़ूंगा। जहां एक तरफ वो ट्रांसलेटर विवेक की कही बातें उस स्मगलर को समझा रहा था, वहीं बाकी के 2 स्मगलर्स अभी भी शांत बैठे थे। वो दोनों ही दिखने में सिर्फ 22 से 23 साल के लग रहे थे, जबकि तीसरे स्मगलर की उम्र काफी ज्यादा थी। विवेक ने जाकर उनमें से एक का कॉलर पकड़ लिया। इनसे पूछो कि इनकी जुबान को क्यों ताला लगा हुआ है। क्या ये गूंगे हो गए हैं? ट्रांसलेटर ने इस बात को ट्रांसलेट नहीं किया। वो भी जानता था कि विवेक सिर्फ उन्हें धमकाने के लिए ऐसा कर रहा था।
लेकिन विवेक की धमकियों का उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। विवेक ने जिस स्मगलर का कॉलर पकड़ा हुआ था वो लगातार उसकी आंखों में देख रहा था। विवेक ने उसका कॉलर छोड़ दिया और उसके गालों पर एक थप्पड़ जड़ दिया। अगर मुंह नहीं खोला तो 3rd डिग्री मिलेगा। तभी विवेक ने देखा कि वो तीसरा स्मगलर अभी भी उस ट्रांसलेटर से बात कर रहा था। क्या हुआ? थप्पड़ इतना जोरदार था कि इस पर भी असर होने लगा। अब सब कुछ सही सही बता रहा है। जैसे ही उस ट्रांसलेटर ने फिर से उस स्मगलर से बात करनी शुरू की, बाकी के 2 स्मगलर्स गुस्से से उसकी तरफ देखने लगे। विवेक ने ये बात नोटिस की। रुको, इसे अलग कमरे में ले जाओ और सारी पूछताछ करो, और इन दोनों को मेरे पास छोड़ दो। उस ट्रांसलेटर को विवेक का यह फैसला काफी अजीब लगा, क्योंकि सिर्फ वही उन तीनों की लैंग्वेज जानता था। लेकिन फिर भी ऑर्डर्स के मुताबिक वो उस तीसरे स्मगलर को लेकर कमरे से बाहर चला गया। अब वो दोनों स्मगलर और विवेक अकेले थे। विवेक अगले 1 मिनट तक कुछ नहीं बोला और कमरे के आसपास चक्कर काटने लगा। इसके बाद वो उन दोनों के सामने आकर बैठ गया और जोर जोर से हंसने लगा। मुझे पता है तुम लोगों को भी बांग्ला समझ नहीं आ रही है। कौन हो तुम? पाकिस्तानी हो? पाकिस्तान का नाम लेते ही विवेक ने उन दोनों के चेहरे पर एक अजीब सा रिएक्शन देखा, लेकिन उन दोनों ने कुछ नहीं कहा और इधर उधर देखने लगे। बाहर खड़े बीएसएफ के जवान और कैप्टन शर्मा पेपर वर्क में लगे हुए थे। तभी अचानक से उन्हें इंटरोगेशन रूम से बहुत सी चीजें टूटने की आवाजें आने लगी। क्या चल रहा है अंदर? अंदर से अब उन दोनों स्मगलर्स के चीखने और दर्द से करहाने की आवाजें आ रही थी। वो आवाजें एक वक्त के बाद इतनी भयानक हो गई कि कैप्टन शर्मा से अब रुका नहीं गया और वह सीधा इंटरोगेशन रूम के अंदर चले गए। सर, आपने क्या कर दिया? कैप्टन शर्मा ने देखा उन दोनों स्मगलर्स को उनकी कुर्सियों से अच्छी तरह बांधा गया था और दोनों ही कुर्सियां जमीन पर टेढ़ी होकर पड़ी थी। उन दोनों के कपड़े भी फट चुके थे और उनके सर से खून आ रहा था। विवेक का चेहरा इस वक्त गुस्से से पूरी तरह लाल था और ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके सर पर खून सवार था। वही किया जो ये डिजर्व करते हैं। उसने कैप्टन शर्मा को देखकर भी रुकने का फैसला नहीं किया और उनमें से एक के बाल पकड़कर उसे कुर्सी समेत जमीन से उठाया और जाकर दीवार पर पटक दिया। अब कैप्टन शर्मा ने आकर विवेक का हाथ पकड़ लिया। छोड़िए प्लीज। इन्हें लगता है कि ये जिद्दी हैं, अपने मकसद के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आज इन्हें मैं दिखाता हूँ कि मैं अपने मिशन के लिए इनके साथ क्या क्या कर सकता हूँ। नहीं नहीं, हम इन्हें इस तरह से टॉर्चर नहीं कर सकते। आप बाहर चलिए। कैप्टन शर्मा विवेक को खींचकर उस कमरे से बाहर ले गए और उन दोनों पाकिस्तानियों ने कुछ पल के लिए राहत की सांस ली। विवेक इंटरोगेशन रूम से बाहर आकर एक कोने में कुछ सोचने लगा। तभी उसने एक नंबर डायल करना शुरू किया। हाँ अरबिंदो, ये सिम कार्ड वाले स्मगलर का क्या अपडेट है? उसका नाम आलम है और अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला, लेकिन उसकी बीवी का फोन सर्विलियंस पर डाल दिया गया है। ऐसे तो बहुत देर हो जाएगी। आपको वहां कोई कामयाबी मिली? हाँ, हमने उनकी बोट पकड़ ली है। अभी उनसे भी पूछताछ चल रही है। अगर आपने उन्हें पकड़ लिया है तो अब हमें लौट जाना चाहिए। विवेक रुककर कुछ सोचने लगा। नहीं, मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे लगता है कि हमें यहाँ रुकना होगा। आगे की इन्वेस्टिगेशन को बाकी लोग भी देख सकते हैं। अभी के लिए तो हमने उनका ब्लास्ट का प्लान फेल कर दिया है, इसलिए मुझे लगता है कि अब हमें चलना चाहिए। सुबह सुबह मुझे वॉर रूम से भी फोन आया था। उन्होंने जयपुर में हुए कुछ डेवलपमेंट्स के बारे में बताया था। वो हमें सीधा वहीं बुला रहे थे। ठीक है, मैं तुम्हें आधे घंटे में आगे का प्लान बताता हूँ। विवेक ने फोन काट दिया और देखा कि वो ट्रांसलेटर भी वहां से बाहर आ चुका था। क्या बताया उसने? उसकी बातों से तो यही लग रहा है कि वो एक आम स्मगलर ही है जो महीने में कई बार इधर से उधर जाता रहता है। उसे बाकी तीनों को सामान के साथ यहाँ पहुंचाने के पैसे मिले थे। बता रहा था कि ये लोग कुछ बड़ा करने के लिए कोलकाता जा रहे हैं। और उस फोन कॉल का क्या? वो फोन उसी ने किया था। यहाँ पर इन लोगों के साथ वो आलम ही कोऑर्डिनेट कर रहा था जो अब फरार है। अब आपका क्या प्लान है? यही तो समझ नहीं आता है। ब्लास्ट की डेट में सिर्फ कुछ दिन का वक्त रह गया है। अगर सारा वक्त यहीं बर्बाद कर दिया तो हम बहुत पीछे हो जाएंगे। विवेक ने एक बार फिर फोन उठाया और किसी को कॉल करने लगा।
इस बार बात करने के लिए वो एक अलग कोने में चला गया। जब तक विवेक वहां वापस आया, कैप्टन शर्मा भी वहां पहुंच गए थे। ऑल गुड? हाँ, लेकिन अब हमें चलना होगा। बाकी जगह भी काम करना है। मेरी यूनिट से तो बात हो गई है। अभी के लिए ये तीनों आप ही लोगों के पास रहेंगे। उसके बाद कोई ना कोई आकर इन्हें ले जाएगा। आप इनसे इंफॉर्मेशन निकलवाते रहिए। श्योर। इसके बाद विवेक अपने जाने की तैयारियां करने लगा। उसने अपना सारा सामान उठाया और बीएसएफ की एक जीप में रख दिया। जीप में बैठे बैठे विवेक कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसने दोबारा अरबिंदो को कॉल किया। अरबिंदो, तुम सीधा दिल्ली निकल जाओ। मुझे अकेले ही जयपुर निकलना होगा। ठीक है सर। इसके बाद अरबिंदो दिल्ली की एक फ्लाइट लेकर वहां के लिए निकल गया। वहीं से जयपुर की फ्लाइट ली और शाम तक जयपुर में लैंड कर गया। लैंड करते ही उसने अपने बॉस को फोन किया। मेरे लिए क्या ऑर्डर्स हैं सर? अहमदाबाद की तरह जयपुर में भी एक एक्सीडेंटल ब्लास्ट की खबर सामने आई है, लेकिन इसमें जो 2 लोग शामिल थे वो भाग निकले हैं और एक की मौत हो गई है। वहां पहुंचकर तुम्हें गेट पर ही पुलिस मिल जाएगी। वो तुम्हें बाकी डिटेल्स बता देंगे। ठीक है। विवेक जैसे ही बाहर गया तो एक हवलदार वहां उसके नाम का बोर्ड लेकर खड़ा था। उसके आसपास कई दूसरे सीनियर ऑफिसर्स भी नजर आ रहे थे। विवेक ने हाथ हिलाकर उनकी तरफ इशारा किया तो एक इंस्पेक्टर उसकी तरफ आया। हेलो सर, मैं इंस्पेक्टर अभय प्रताप सिंह। मैं ही उस वक्त वारदात पर मौजूद था। तो यहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या है? हम लोगों ने कच्ची शराब बनाने वाली एक फैक्ट्री पर रेड की थी। उसी रेड के दौरान हमें एक ब्लास्ट की आवाज आई और फैक्ट्री की एक दीवार गिर गई, जिसके नीचे दबने से एक आतंकवादी तो मर गया, लेकिन बाकी 2 भाग निकले। हम लोग तो फैक्ट्री के मालिक को पकड़ने के लिए गए थे, लेकिन लगता है वो लोग भी पुलिस को देखकर घबरा गए थे। फिर जब ये सब हुआ तो हमने तुरंत आगे खबर कर दी। अच्छा किया। उस फैक्ट्री के बारे में कोई और अपडेट है? फैक्ट्री तो सील कर दी गई है। चलो देखते हैं वो आदमी कहाँ है। इसके बाद वो लोग विवेक को जीप में बिठाकर वो उसे एक मॉर्चरी में ले गए। वहां विवेक ने उस आतंकवादी की लाश को देखा। इसके साथ और कुछ मिला? तभी एक कांस्टेबल पीछे से भागता हुआ गया और एक बड़ी सी सील्ड पॉलिथीन ले आया जिसमें उस आदमी का सब सामान पड़ा था। विवेक की नजर उसमें मौजूद एक लॉकेट पर पड़ी। ये लाश यहाँ कब आई थी? सुबह ही। कश्मीर से है ये। अभय ने हैरान होकर विवेक की तरफ देखा। आपको कैसे पता? ये लॉकेट देखो, जे कश्मीर, आजाद कश्मीर लिखा हुआ है। अभय ने लॉकेट को देखा तो उसमें उर्दू में कुछ लिखा हुआ था जो वो नहीं पढ़ पा रहा था। आपको उर्दू आती है? हाँ, 2 साल पाकिस्तान में था, तब सीखनी पड़ी। विवेक ने अब उस लाश की तस्वीर खींची और फिर उसे कुछ लोगों को भेज दिया। फिर उसने सुहानी को कॉल किया। मैंने तुम्हें एक फोटो भेजी है, जरा चेक करो कि इसे तुमने देखा था क्या? सुहानी ने उसी वक्त अपने फोन में फोटो देखी। नहीं। ठीक है, इसके बारे में कुछ भी पता चले तो बताना। 3 घंटे के इंतजार के बाद भी यूनिट की तरफ से विवेक को कोई अपडेट नहीं मिला। रात के करीब 9 बजे विवेक को रोहित का फोन आया। हेलो। तुमने एक तस्वीर भेजी थी ना? हाँ, क्या हुआ उसका? तुम सही थे। ये लॉकेट वाला बॉर्डर पार करके ही आया है और कई बार कश्मीर भी जा चुका है। बम बनाने में मास्टरमाइंड माना जाता है, इसलिए शायद उसे यहाँ भेजा गया हो। कुछ और पता चला? हाँ, इसके कश्मीर वाले नंबर पर मुझे कुछ ऐसे कॉल डिटेल्स मिली है जिसमें कुछ जयपुर के नंबर्स भी थे। मैंने उन्हें सर्विलियंस पर लगाया तो पता चला कि उनमें से 2 तो अभी भी वहां एक्टिव हैं। ये सुनकर विवेक के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। फिर जल्दी उनकी लोकेशन भेजो और उन दोनों नंबर्स की सभी कॉल्स टैप करते रहना और वॉर रूम में भी भेजते रहो। ऑलरेडी बाकी सब कर दिया है, लोकेशंस भेजता हूँ। विवेक ने इसके बाद अपना फोन देखा। उसके पास सारी डिटेल्स थी। वो दौड़कर अभय के पास गया। इंस्पेक्टर, हमारे पास एक छोटी सी रेड के लिए कितने जवान हैं? सभी जवान अवेलेबल हैं, आप बताइए। ठीक है, ये 2 लोकेशंस हैं। पहले एक छोटी टीम भेजकर टारगेट को आइडेंटिफाई करो और उसके बाद यहाँ एक साथ रेड मारेंगे ताकि कोई भी आदमी दूसरे से बात ना कर पाए। विवेक के ऑर्डर्स के मुताबिक उन लोगों ने सादे कपड़ों में कुछ पुलिस वालों को उस इलाके में भेज दिया था। आधे घंटे बाद उन दोनों लोगों की तस्वीरें भी फोन रिकॉर्ड से निकालकर सभी को सर्कुलेट कर दी गई। इसके बाद ठीक 10:45 पर पुलिस वालों से भरी 2 सिविलियन मिनी बस उन दोनों लोकेशंस पर पहुंची और विवेक का इशारा मिलते ही
दोनों टीम्स ने रेड शुरू कर दी। रात के करीब 12 बजे तक पूरी रेड खत्म हो चुकी थी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। अब विवेक पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा था कि तभी अभय उसके पास आया। आप किस होटल में रुके हैं सर? रुकने का वक्त नहीं है इंस्पेक्टर, सिर्फ 5 दिन बाकी हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में असलम के पास कोलकाता वाली खबर पहुंच चुकी थी। वो अपने एक आदमी पर अपना गुस्सा निकाल रहा था। नहीं पहुंचा मतलब? क्या रास्ते में कहीं गायब हो गए या किसी ने उन्हें अरेस्ट कर लिया? पता नहीं, बस वहां से आलम ने यही खबर भेजी है कि माल नहीं पहुंचा और पुलिस उसके घर भी गई थी। तो अब लास्ट का करना क्या है? असलम के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। कोलकाता का रूट तो अभी हम टेस्ट ही कर रहे थे। कोई बात नहीं, वहां के लिए मेरे पास एक दूसरा प्लान है। वॉर रूम में सारे ऑफिसर्स और सिपाही अपने अपने कामों में लगे थे। कुछ ऑफिसर्स पुरानी फाइल्स चेक कर रहे थे, कुछ ऑफिसर्स कॉल को इंटरसेप्ट कर रहे थे, कुछ ऑफिशियल्स कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में लगे थे और कुछ ऑफिसर्स अलग अलग शहरों की सीसीटीवी फुटेज को बड़े ध्यान से देख रहे थे ताकि उनमें से उन्हें कोई क्लू मिल पाए। वहीं विवेक को समझ नहीं आ रहा था कि अगला क्लू कहां से ढूंढे। हर बार नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ती है। एक ऑफिसर कानपुर के हाई कोर्ट की सीसीटीवी फुटेज देख रहा था जो उसे एक लीड के तौर पर भेजी गई थी। उसे अचानक एक सस्पिशियस आदमी कोर्ट में घुसता हुआ दिखाई दिया। फुटेज में वो आदमी कोर्ट की कुछ तस्वीरें लेता दिखा। ऑफिसर ने सीसीटीवी फुटेज के वीडियो को पॉज किया और वो फौरन उठकर विवेक के डेस्क की तरफ भागा। सर, कानपुर हाई कोर्ट के सीसीटीवी में एक आदमी पे मुझे शक हो रहा है। विवेक फौरन अपने डेस्क से उठा और ऑफिसर के साथ उसके डेस्क पर पहुंचा। कुछ और ऑफिसर्स भी विवेक को इस तरह भागते देख वहां इकट्ठा हो गए। उस ऑफिसर ने वीडियो को शुरू से चलाया। विवेक ने जैसे ही उस आदमी को वीडियो में देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये तो वही टेररिस्ट है जो जामा मस्जिद के पास मारा गया था। जी सर। ये वीडियो कब कैप्चर की गई थी? 3 हफ्ते पहले। मतलब ये दिल्ली से पहले कानपुर में था, मगर क्यों? इसके साथियों के हिसाब से सिर्फ इसे बॉम्ब बनाना आता था, तो हो सकता है कि ये कानपुर की टीम को भी जानता हो और उनके लिए भी यही काम कर रहा हो। अगर ऐसा है तो हमने उसे मारकर गलती तो नहीं कर दी? विवेक अब कुछ सोचने लगा। तभी इंस्पेक्टर जतिन भी वहां पहुंचे, जो दिल्ली पुलिस के टॉप ऑफिसर्स में से एक था। फरहात और शालिनी के साथ साथ वो भी विवेक का खास बन चुका था। पर ये कैसे हो सकता है कि ये 2 अलग अलग टीम के साथ इन्वॉल्व हों? जितने भी टेररिस्ट हमें अभी तक मिले हैं, उनका ये कहना है कि वो किसी दूसरे शहर के बारे में नहीं जानते। अगर ये 2 टीम्स के साथ होता तो इसके पकड़े जाने से 2 प्लान फेल हो सकते थे। आखिर वो लोग ऐसा रिस्क क्यों लेंगे? लेकिन इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि ये कानपुर में था। एक पाकिस्तानी टेररिस्ट अपनी टारगेट सिटी में यूं ही घूमने के लिए तो नहीं गया होगा। विवेक ने सभी ऑफिसर्स का टेंशन अपनी तरफ लेने के लिए एक ताली बजाई। सभी ने अपना काम छोड़ा और विवेक की तरफ देखने लगे। सभी लोग ध्यान से सुनो। जो टेररिस्ट जामा मस्जिद के पास मुठभेड़ में मारा गया था, वो उससे कुछ दिन पहले कानपुर में था। हमने उसके ऊपर अभी तक जो भी डेटा कलेक्ट किया है, सभी फोन रिकॉर्ड्स और फोटोज, मुझे सब कुछ मेरे टेबल पर चाहिए। और अगर कोई नई लीड आती है तो उसे भी हम प्रायोरिटी पर वेरीफाई करेंगे। यस सर। फिर सभी लोग वापस तेजी से अपने काम में लग गए। विवेक ने फिर अपने बगल में खड़े ऑफिसर की तरफ देखा। कानपुर में हमारे पास कौन से लोकल लोग हैं? एक एसपी है सर। लगाओ कॉल। ऑफिसर ने मोबाइल निकाला और कानपुर पुलिस के एसपी मुक्तेश्वर चंद को फोन किया और फोन विवेक को पकड़ा दिया। हेलो। जी सर, बताइए क्या कर सकते हैं आपके लिए। विवेक को उस एसपी का कैजुअल रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसका बात करने का अंदाज भी अब बदल गया। आपके ही शहर में बॉम्ब ढूंढ रहे हैं सर, उसी सिलसिले में मदद चाहिए। एसपी विवेक की सख्त आवाज सुनकर सतर्क हो गया। जी बताइए। आपको याद होगा दिल्ली में कुछ दिनों पहले एक शूट आउट हुआ था। उसमें मारा गया टेररिस्ट इससे पहले आपके शहर में ही था। हमें लगता है कि उसका कानपुर में रह रहे आतंकवादियों से कुछ कनेक्शन हो सकता है। हमें इस पर और लीड्स की जरूरत है। आप पुराने रिकॉर्ड्स और फुटेजेस निकाल कर देखिए ताकि इसका कुछ पता चल सके। बिल्कुल सर, हो जाएगा। विवेक ने कॉल कट करके मोबाइल ऑफिसर को दे दिया। ये एसपी से बार बार अपडेट लेते रहना। जी सर।
विवेक वापस अपनी डेस्क की तरफ जाने लगा तो ऑफिसर ने उसे रोका। सर 3:30 हो चुके हैं, 4 बजे आपकी मीटिंग है होम सेक्रेटरी से। हमें निकलना होगा, वहां पहुंचने में आधा घंटा तो लग ही जाएगा। फिर विवेक और 2 ऑफिसर्स वहां से निकले होम सेक्रेटरी के ऑफिस के लिए। विवेक और ऑफिसर कार से उतरे और मंत्रालय की बिल्डिंग के अंदर घुसे और उनके कैबिन के सामने पहुंचे। विवेक के साथ जब उसके ऑफिसर्स भी अंदर कैबिन में जाने लगे तो पीए ने उन्हें रोक दिया। आप लोग बाहर ही वेट कीजिए। ऑफिसर्स बाहर बेंच पर ही बैठ गए और विवेक अंदर चला गया। विवेक ने होम सेक्रेटरी को सैल्यूट किया। जय हिंद सर। जय हिंद, बैठो। विवेक पास में रखे एक चेयर पर बैठ गया। कानपुर और देहरादून का क्या अपडेट है? सर अभी तक हमें पता नहीं चला है कि RDX कहाँ रखा है। और इन शहरों में कोई आदमी तुम्हारी पकड़ में आया? नहीं सर। तो कैसे रोकोगे उन लोगों को बम ब्लास्ट करने से? सर हम कोशिश कर रहे हैं। कोशिश से बढ़कर कुछ करना होगा विवेक। एक ही ब्लास्ट हुआ तो वो हमारी हार होगी। अब सिर्फ 4 दिन ही रह गए हैं। क्या तुम अब भी चाहते हो कि मैं सरकार को ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक करने से रोकूं? सर भरोसा रखिए, हम फेल नहीं होंगे। जामा मस्जिद वाले ऑपरेशन के बाद ही मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। क्या ये काफी नहीं है? तुम्हारी एक लापरवाही की वजह से 12 लोगों की जान चली गई थी। कुछ भी करो लेकिन वैसा रिस्क दोबारा मत लेना। सर किसी की जान खतरे में नहीं पड़ेगी, मैं वादा करता हूँ। हमें एक क्लू मिला है। फिर विवेक ने उस टेररिस्ट के कानपुर के CCTV फुटेज में दिखने वाली बात होम सेक्रेटरी को बता दी। वहाँ की पुलिस को पूरे शहर के CCTV फुटेज चेक करने के लिए कह दिया गया है। हमें कोई ना कोई अपडेट जरूर मिलेगी सर। आप प्लीज मुझे 2 दिन का टाइम और दे दीजिए। होम सेक्रेटरी ने थोड़ी देर सोचा। ठीक है, 2 दिन का वक्त और दे रहा हूं, लेकिन इस बार अगर सरकार जनता को सब बताना चाहे तो इस फैसले को मैं भी नहीं टाल पाऊंगा। विवेक ने हाँ में सर हिलाया और चेयर से उठा। थैंक यू सर। जय हिंद। इसके बाद विवेक अपने ऑफिसर्स के साथ वापस वॉर रूम में चला आया। वो इस वक्त बहुत परेशान लग रहा था। उसी वक्त उसके कैबिन में फरहात एक फाइल के साथ पहुंचा। फरहात ने भी देख लिया था कि विवेक इस वक्त बिल्कुल भी बात करने के मूड में नहीं था। सर फाइल। किस चीज की फाइल है? वो जामा मस्जिद में जिसे मारा था। ठीक है रख दो, और कम से कम इसका नाम तो पता करो। इसे जामा मस्जिद वाला टेररिस्ट बुलाकर थक गया हूं मैं। फरहात ने कोई जवाब नहीं दिया और फाइल टेबल पर रख दी। उसके जाने के बाद विवेक ने वो फाइल खोल कर देखी तो पहले पन्ने पर ही उस टेररिस्ट का नाम शकील लिखा हुआ था। अब विवेक दरवाजे के बाहर झांक कर देखने लगा, लेकिन फरहात वहां से जा चुका था। मुझे अपने इमोशंस कंट्रोल करने होंगे। मेरी टीम ही मेरी ताकत है, मैं उन पर ऐसे बरस नहीं सकता। जिस तरह से गुस्से में आकर विवेक ने फरहात के साथ बर्ताव किया था, उसे अब उस पर पछतावा होने लगा। मुझे ख्याल रखना चाहिए। पता नहीं ये फ्रस्ट्रेशन है या थकावट, ना जाने ये गुस्सा कहां से मेरे अंदर भर गया है। विवेक अब अपनी कुर्सी से उठा और सीधे उस अलमारी तक पहुंचा जहां उसने शराब की बोतल लॉक की हुई थी। उसने डस्टबिन की तरफ देखा जिसमें उसने चाबी फेंकी थी। वो डस्टबिन अब साफ हो चुका था। फिर उसने अपने टेबल से एक पेन उठा लिया। उसी पेन की मदद से वो उस लॉक को खोलने लगा। कुछ देर में वो लॉक खुल भी गया। उसने शराब की बोतल बाहर निकाली। जैसे ही वो मुड़ा तो उसके दरवाजे पर शालिनी खड़ी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे चोरी करते हुए किसी ने रंगे हाथों पकड़ लिया हो। ये वो नहीं है जो तुम सोच रही। विवेक इससे पहले अपनी बातें पूरी करता उसने देखा कि शालिनी का चेहरा काफी सीरियस था। वो किसी बात को लेकर परेशान थी। विवेक ने बोतल वापस अलमारी में रख दी। क्या हुआ? तुम्हें कुछ बात करनी है? शालिनी अब आगे आई और आकर कुर्सी पर बैठ गई। मुझे तो अब डर लगने लगा है कि क्या हम इन 2 शहरों को बचा भी पाएंगे। अब विवेक उसकी परेशानी समझ गया और आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। हमारे पास ट्राई करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। उस एसपी की तरफ से कोई अपडेट आया क्या? नहीं, अब तक तो कोई अपडेट नहीं है। विवेक ने गहरी सांस ली। वो किसी को बताना नहीं चाहता था, लेकिन अब धीरे धीरे उसकी भी हिम्मत टूटने लगी थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि आगे की इंफॉर्मेशन कहां से निकाले। शालिनी भी कुछ सोच नहीं पा रही थी। कॉफी पियोगे? हाँ यार, कॉफी बोल दो, शायद उसे पी के कुछ समझ ही आ जाए। ये बोलते हुए विवेक हंसा और शालिनी भी मुस्कुरा दी और दूर खड़े एक सिपाही को शालिनी ने 2 कॉफी लाने का इशारा किया। विवेक,
मैं एक बात सोच रही थी। क्या? जब मुंबई में हथियारों से भरी बोट हमने पकड़ ली थी, तो फिर जामा मस्जिद पर हमारी जिस टेररिस्ट से मुठभेड़ हुई, उसके पास हथियार कहाँ से आए? ये बात सुनते ही विवेक के मन में कई सवाल खड़े हुए। इतने में सिपाही कॉफी लेकर आ गया। विवेक ने कॉफी का कप उठाया और जैसे उसने पहली सिप ली, उसे सब समझ आने लगा। अब मुझे धीरे धीरे पूरी कहानी समझ आ रही है। कैसी कहानी? कश्मीर में हमने जब उस टैटू वाले टेररिस्ट को पकड़ा था, तो उसने क्या कहा था कि उनका प्लान सिर्फ बॉम्ब ब्लास्ट का ही नहीं था, बल्कि कई शहरों में उस तरह के गनमैन अटैक्स का भी प्लान था, जैसा 2008 में हुआ। ये लोग भी शायद इसीलिए दिल्ली में हथियार लाए होंगे। हाँ, हो सकता है। शायद इन्हीं हथियारों को अरेंज करने में उसे देर हो गई हो। यानी वो ये हथियार कानपुर से लाया था? और कानपुर के इलीगल वेपन्स का मार्केट उसके साथ काम आ गया। हाँ, मुझे 2 मिनट दो। इसके बाद विवेक ने अपना फोन उठाया और सीधे एसपी मुक्तेश्वर चंद को फोन लगाया। मुक्तेश्वर जी, क्या अपडेट है? कोई सुराग हाथ लगा अभी तक? नहीं सर, लेकिन अभी जांच चल रही है। इसी जांच के साथ साथ एक और काम कीजिए। मुझे कानपुर में हथियारों का इलीगल धंधा करने वाले लोगों के नाम चाहिए। मिल जाएंगे? बिल्कुल। क्या हुआ सर? अभी तो कुछ नहीं, लेकिन हो सकता है कि इससे कोई क्लू मिल जाए। आप एक लिस्ट बनाकर जितनी जल्दी हो सके मुझे यहाँ वॉर रूम में भेजिए। छोटे से बड़ा कोई भी कारोबारी इस लिस्ट से बाहर नहीं होना चाहिए। आप फिक्र न करें सर, मैं करवाता हूँ इंतजाम। विवेक ने फोन रख दिया और देखा कि शालिनी अब तक उसके पूरे कॉल को ध्यान से सुन रही थी। क्या इतनी जल्दी ऐसी लिस्ट तैयार हो पाएगी? जहाँ इलीगल हथियार बनते हैं, वहाँ के पुलिस वालों के पास दिन में हजारों कंप्लेंट आती हैं। लिस्ट बनाना बड़ी बात नहीं है, उसमें से हमारे काम का आदमी ढूंढना बड़ी बात है। ये सब डिस्कस करके शालिनी भी वहां से चली गई और विवेक शकील की फाइल पढ़ने लगा। उस फाइल में शकील के नाम और कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के अलावा ऐसी कोई जानकारी नहीं थी जो विवेक को ना पता हो। थकान की वजह से विवेक की आंख लग गई। तकरीबन रात के 2:30 बज रहे थे। फिर भी वॉर रूम में सारे लोग बिना कोई ब्रेक लिए अपने काम में लगे थे। तभी जतिन का फोन बजा। जतिन ने देखा कि एसपी मुक्तेश्वर चंद ने उसे सारे इलीगल हथियारों के डीलर्स की लिस्ट भेजी थी। वो दौड़ते हुए विवेक के पास गया। उसने कुर्सी पर सो रहे विवेक को जगाया। सर, कानपुर से अपडेट आया है। लिस्ट आ गई? हाँ सर। जतिन ने मोबाइल में लिस्ट खोलकर विवेक को दिखाई। उसमें उन सब हथियार बेचने वालों के सिर्फ नाम ही नहीं, बल्कि उनके एड्रेस और दूसरी कई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी मौजूद थी। ये लिस्ट मुझे फॉरवर्ड करो और एसपी को कॉल करके कहो कि इन सारे लोगों की फैक्ट्री, घर और बाकी ठिकानों पर रेड मारे। ओके सर। जतिन ने फटाफट एसपी को कॉल किया और तुरंत ही उसे हथियारों के डीलर्स के ठिकानों पर रेड मारने का ऑर्डर दे दिया। अगली सुबह विवेक अपने ऑफिसर से काम के प्रोग्रेस की रिपोर्ट लेने लगा। जितने भी कॉल इंटरसेप्ट किए गए हैं, कोई क्लू मिला क्या उनसे? नहीं सर, हमने पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले सारे कॉल्स को इंटरसेप्ट किया, पर कहीं कोई भी क्लू नहीं मिल रहा। और जो कानपुर और देहरादून में लोगों से पूछताछ चल रही थी, उसमें कुछ सामने आया क्या? उसमें भी अभी तक कुछ नहीं मिला सर। और सीसीटीवी कैमरास की पकड़ में और कुछ आया क्या? नहीं सर, हाईकोर्ट वाले फुटेज के अलावा कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला है अब तक। ठीक है, थोड़ा नए तरीके से अप्रोच करो सब कुछ, और कुछ मिले तो बताओ। सारे ऑफिसर्स अपनी अपनी डेस्क पर चले गए, पर विवेक तो एक गहरी सोच में पड़ गया था। कैसे पता करूं मैं बॉम्ब के बारे में? कोई तो क्लू होगा जो हमारे हाथ में आया ही नहीं अब तक, और हमारा कोई भी एक्शन वर्क ही नहीं कर रहा है, और ऊपर से ब्लास्ट का दिन भी नजदीक आ रहा है। इससे पहले कि टेररिस्ट अपना प्लान चेंज करें, मुझे इन आखिरी 2 शहरों में कोई लीड निकालनी ही होगी। विवेक ये सब सोच ही रहा था कि तभी वहां शालिनी आ गई। विवेक। हाँ शालिनी? मैं सोच रही थी कि मुझे देहरादून वापस चले जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब बॉम्ब ब्लास्ट में सिर्फ चंद दिन बचे हैं और मुझे नहीं लगता कि मैं अब वॉर रूम से देहरादून का कोई क्लू निकाल पाऊंगी। अभी वो टेररिस्ट एक्टिव होंगे तो मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं वहां जाके अपने लोकल सोर्सेज के साथ क्लोजली काम करूं। ठीक है, अगर तुम्हें ये सही लगता है तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं जतिन को कहता हूँ कि तुम्हारे लिए देहरादून की फ्लाइट बुक करे। नहीं, मैंने टिकट बुक कर ली है। 4 बजे की फ्लाइट है। ओके, वहां से पल पल की अपडेट देती रहना मुझे। ठीक है। जहां एक तरफ दिल्ली में सभी को कानपुर की चिंता हो रही थी, वहीं कानपुर में भी एक बड़ी कार्रवाई की जा रही थी।
सुबह के 4 बजे से ही पुलिस की अलग अलग टीम्स ने शहर और शहर के बाहर के कई इलाकों पर रेड मार रही थी और एक ही दिन में रिकॉर्ड तोड़ हथियार जब्त किए थे। रेड की खबर सुनते ही जतिन दौड़ता हुआ विवेक के पास गया। क्या हुआ जतिन? सर, एसपी मुक्तेश्वर का कॉल आया था। क्या अपडेट है वहां की? उनकी पुलिस फोर्स ने लिस्ट में लिखे लोगों के सारे ठिकानों पर रेड डाली, पर कहीं से भी शकील के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। विवेक अपनी किस्मत को कोसते हुए इतने गुस्से में आ गया कि उसने अपने सामने रखी टेबल पर जोर से हाथ मारा। उस पर रखी चीजें नीचे गिरने लगी। क्या हो रहा है ये? कोई भी प्लान सही नहीं बैठ रहा। ऐसे तो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा और हम बेवकूफों की तरह बस तमाशा देखते रह जाएंगे। लिस्ट बताओ मुझे फिर से। जतिन ने मोबाइल में लिस्ट खोली और विवेक को दी। उसने ध्यान से सारे नाम पढ़े। सर, उन रेड्स में जो हथियार पकड़ में आए हैं वो देसी कट्टे और कुछ पिस्टल्स हैं। AK-47 जैसे एडवांस्ड वेपन्स उनमें नहीं थे। तो मतलब कोई बड़ी मछली है जिसका नाम लिस्ट में नहीं है। एसपी को वापस फोन करो। जतिन ने एसपी को कॉल लगाया। हेलो सर। मुक्तेश्वर जी, जो ये आपने अवैध हथियारों के डीलर्स की लिस्ट दी थी, ये तो सारे छोटे मोटे हथियारों में डील करने वाले लोग हैं। जो भी AK-47 और एडवांस वेपन्स की डीलिंग करते हैं, उनका तो नाम ही नहीं है इसमें। ये सुनकर एसपी एक पल के लिए सन्न रह गया और विवेक की बात का जवाब ही नहीं दिया। मैं पूछ रहा हूँ, लिस्ट में उन कारोबारियों के नाम क्यों नहीं है? एसपी मुक्तेश्वर को समझ नहीं आया कि क्या बोले। सर, मैंने तो सारे डीलर्स के नाम लिख दिए थे, सब लिखा था लिस्ट में। विवेक को उसकी अटकती आवाज सुनकर उस पर शक हो गया था, पर उस वक्त विवेक ने उसे कुछ भी नहीं बोला। ठीक है, कोई बात नहीं मुक्तेश्वर जी। मैं तो बस नॉर्मली पूछ रहा था कि किसी डीलर का नाम गलती से छूट तो नहीं गया। अब आप इतने भरोसे के साथ कह रहे हैं कि कोई नहीं छूटा, तो सच ही कह रहे होंगे। ये सुनकर एसपी की जान में जान आई। हाँ सर, मैं तो सच ही कह रहा हूँ, झूठ बोलकर मुझे क्या मिलेगा। ठीक है, और कोई जरूरत पड़ती है तो आपको कॉल करेंगे। जय हिंद। जय हिंद सर। विवेक ने कॉल कट कर दिया और जतिन को फोन वापस दिया। फिर अपना फोन निकालकर सीधे कोबरा यूनिट के हेड यानी अपने बॉस को कॉल किया। हेलो सर। हेलो विवेक, कानपुर और देहरादून में कोई लीड मिली? सर, मुझे लगता है कि यूपी से हमें कोई लीड मिल सकती है। आपका कोई एसेट है वहां पर? मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। हाँ, एक एसेट है, बहुत सीक्रेटिव। मैं उसका नंबर भेजता हूँ, पर जब वो कोडवर्ड पूछेगा कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो तुम्हें जवाब देना है नमक नहीं शक्कर है। अगर ये जवाब तुरंत नहीं दोगे तो वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। ये कोडवर्ड सुनकर विवेक को थोड़ी हंसी आई, पर उसने अपनी हंसी को रोका और बॉस ने उसकी हंसी सुन ली थी। मैं जानता हूँ सुनकर तुम्हें हंसी आ रही होगी, पर ये कोडवर्ड उसी का बनाया हुआ है और वो रोज कोडवर्ड चेंज करता है, इसलिए फटाफट कॉल कर लो इससे पहले कि कोडवर्ड चेंज हो जाए। जी सर, करता हूँ। विवेक ने कॉल कट किया और सीधे यूपी में बैठे एसेट को कॉल कर दिया। हाँ बोलिए, क्या क्या सामान चाहिए? नहीं, मुझे सामान नहीं चाहिए। सामान नहीं चाहिए तो किराना दुकान पर फोन क्यों किया? मैंने इंफॉर्मेशन लेने के लिए कॉल किया है। जैसे ही यूपी के एसेट ने इंफॉर्मेशन वर्ड सुना, उसकी टोन ही चेंज हो गई। इंफॉर्मेशन? तो एक बात बताइए, आपके टूथपेस्ट में नमक है? नमक तो नहीं, शक्कर है। कोडवर्ड सुनते ही वो एसेट थोड़ा रिलैक्स्ड हो गया। बताइए, क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? मुझे उन इलीगल हथियारों के डीलर्स के नाम चाहिए जो AK-47 और एडवांस वेपन्स की डील करते हैं। मेरे पास एक लिस्ट है, वो सुन लो पहले। ठीक है, बताओ। जसप्रीत चौधरी, राम प्रकाश शर्मा, नितिन अवस्थी, राहुल त्यागी, ओम प्रकाश वर्मा, राजेश सिंह, दिनेश लाला। इस तरीके से विवेक ने उसे करीब 50 लोगों के नाम बताए। इस लिस्ट में से एक नाम मिसिंग लग रहा है, खासकर तब जब आप एडवांस्ड वेपन्स की बात कर रहे हैं। कौन? नीलकंठ तिवारी। और वो इसीलिए मिसिंग है क्योंकि वो बड़ा पावरफुल आदमी है। पावरफुल मतलब? वो बहुत बड़ा डॉन है और उससे भी बड़ी बात, इस क्षेत्र का विधायक भी है। अब विवेक को समझ आ गया कि एसपी मुक्तेश्वर चंद ने नीलकंठ तिवारी का नाम क्यों नहीं लिया। तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया।
उस एसेट ने तुरंत फोन रख दिया। अब विवेक ने जतिन की तरफ देखा जो उसके पास ही खड़ा था। अब पानी सर से ऊपर निकल चुका है जतिन, एक छोटी टीम तैयार करो, हमें खुद ही फील्ड में उतरना होगा। हम कानपुर जा रहे हैं? हाँ, वो भी अगले 15 मिनट में। मैं अरेंज करता हूं सब। जतिन एक टीम को इकट्ठा करने में लग गया। जल्द ही 8 लोगों की वो टीम तैयार कर ली गई। सारे इक्विपमेंट और वेपन्स गाड़ियों में लोड किए गए। सारी तैयारियां करके जतिन विवेक के पास गया। उस वक्त विवेक गन की मैगजीन में बुलेट डाल रहा था। सर, टीम निकलने के लिए रेडी है। विवेक ने मैगजीन को गन में डाला और जतिन को देखा। तो फिर देर किस बात की है, लेट्स गो। विवेक जैसे ही अपनी जगह से उठ के बाहर की तरफ बढ़ने लगा, सारी टीम उसके पीछे पीछे बाहर आई। सबके चेहरे पर बस मिशन को पूरा करने का जोश दिखाई दे रहा था। फिर एक पूरी टीम गाड़ियों में बैठकर वहां से कानपुर के लिए निकल गई। सारी गाड़ियां कानपुर में एसपी ऑफिस के बाहर आकर रुकी। वहां एसपी मुक्तेश्वर चंद और उनके सिपाही विवेक और उनकी टीम को रिसीव करने के लिए पहले से ही मौजूद थे। एसपी और सारे सिपाहियों ने विवेक को सैल्यूट किया और एसपी विवेक की तरफ बढ़ा। सर, आपके और आपकी टीम के लिए मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। कैसा इंतजाम? रहने के लिए गेस्ट हाउस खुलवा दिया है और पूरी साफ सफाई भी करवा दी है। मुक्तेश्वर जी, हम यहाँ रहने नहीं आए हैं, काम करने आए हैं। आओ अंदर चल के बात करते हैं। विवेक और उसकी पूरी टीम एसपी के सारे सिपाहियों के साथ ऑफिस के अंदर आ गए। एसपी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि विवेक को नीलकंठ तिवारी के बारे में पता चल गया था। तभी एक सिपाही सबके लिए चाय लेकर आया। लीजिए सर, चाय लीजिए। विवेक और पूरी टीम ने चाय ली। एसपी भी चाय पीने लगा, लेकिन विवेक ने नोटिस किया कि उसके हाथ अब कांप रहे थे। सर, वैसे आपको यहाँ कानपुर आने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं तो सारे कारोबारियों की फैक्ट्रीज चेक कर चुका हूँ, उनसे पूछताछ भी कर ली, पर यहाँ उस टेररिस्ट के बारे में किसी के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ये तो हम भी जानते हैं, इसीलिए तो आपके पास आए हैं। मतलब? विवेक कानपुर में एसपी के ऑफिस में बैठकर चाय पी रहा था। एसपी ने जब उससे वहां आने की वजह पूछी तो विवेक मुस्कुराने लगा। अब मुक्तेश्वर जी, किसी केस को अगर सॉल्व करना है तो फील्ड में तो उतरना ही पड़ता है। सर, बात तो आप सही कह रहे हैं, पर कानपुर में कोई सबूत है ही नहीं, तो सॉल्व क्या करेंगे आप? पर आप चाहो तो आपकी तसल्ली के लिए कल सुबह मैं आपको सारे इलीगल हथियारों के डीलर्स की फैक्ट्रीज विजिट करवा दूंगा। हाँ, वो तो कर ही लेंगे, पर एक बात बताइए, ये नीलकंठ तिवारी कौन है? नीलकंठ तिवारी का नाम सुनते ही एसपी मुक्तेश्वर की जान हलक में आ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या बोले। बेचैनी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। मुक्तेश्वर जी, क्या हो गया आपको? बताइए ना, कौन है नीलकंठ तिवारी? एसपी मुक्तेश्वर के मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। उसने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला। सर, उसका नाम क्यों ले रहे हैं आप? वो तो बहुत बड़े रेपुटेड आदमी है। कितने रेपुटेड हैं? सर, वो कानपुर की सीतामऊ सीट से विधायक है। और? मुक्तेश्वर और ज्यादा घबरा गया। और बस और कुछ नहीं? अब एसपी मुक्तेश्वर चंद के मुंह से एक शब्द भी बाहर नहीं आ रहा था। मुक्तेश्वर जी, पर मैंने तो सुना है कि वो पूरे क्षेत्र के सबसे बड़े डॉन हैं और उनका इलीगल हथियारों का काम भी है। अब मुक्तेश्वर चंद के माथे पर पसीना आने लगा था। नहीं सर, ये तो गलत इंफॉर्मेशन मिली है आपको। इस बात पर विवेक को इतना तेज गुस्सा आया कि वो अपनी चेयर से उठा और एसपी मुक्तेश्वर चंद को एक कस के तमाचा जड़ दिया। वहां खड़े सिपाही दंग रह गए और एसपी के तो पांव तले जमीन ही खसक गई थी। लगता है इनको सच पहले से ही पता है। विवेक ने एसपी की कॉलर पकड़कर उसे उसकी चेयर से उठाया और पकड़कर हॉल में ले आया। उसके पीछे सारे सिपाही और विवेक की पूरी टीम भी बाहर निकली। यहाँ हॉल में सारे सिपाही और इंस्पेक्टर अपनी अपनी डेस्क पर बैठे थे। पुलिस कंप्लेन करने आए कुछ लोग भी बेंच और चेयर्स पर बैठे थे और कुछ अपराधी लॉकअप में बंद थे।
इन सब लोगों ने जैसे ही देखा कि विवेक एसपी का कॉलर पकड़कर उसे बाहर ला रहा था तो उनकी नजरें भी उसी तरफ घूम गई। मुक्तेश्वर, देखो इन सब लोगों को जो यहाँ कंप्लेंट लिखवाने आए हैं। इन सारे लोगों के मन में एक उम्मीद है कि तुम उनकी परेशानियों को ठीक करोगे। इस कुर्सी पर तुम्हें इन लोगों की सेवा के लिए बिठाया गया है, ना कि किसी डॉन की पूजा करने के लिए। यहाँ हम अपने देश को बचाने के लिए दिन रात लगे हुए हैं और एक तुम हो जिसे सिर्फ खुद की पड़ी है। उतार दो ये वर्दी मुक्तेश्वर, तुम इसके लायक नहीं हो। यहाँ हजारों लोगों की जिंदगी दांव पर लगी है और तुम चंद पैसों के लिए उस नीलकंठ तिवारी जैसे लोगों को बचा रहे हो। सबकी नजरें एसपी मुक्तेश्वर पर ही टिकी थी, जिस वजह से उसने अपना सर नीचे कर लिया। मैं इन सब के सामने तुम्हें इसलिए लाया हूँ ताकि हर पुलिस वाले को ये पता चले कि तुम्हें यहाँ दूसरों की कुर्सियां बचाने के लिए नहीं बिठाया गया है। विवेक ने अपना हाथ पीछे खड़े जतिन की तरफ बढ़ाया। जतिन। जी सर। जतिन ने विवेक के हाथ में एक लेटर थमा दिया। विवेक ने वो लेटर मुक्तेश्वर को दे दिया। ये लो तुम्हारा सस्पेंशन लेटर। मैंने पहले ही डीजीपी से तुम्हारी कंप्लेंट कर दी थी और उन्होंने तुम्हें सस्पेंड कर दिया है। फिर विवेक ने वहां खड़े पुलिस वालों की तरफ देखा। एसपी मुक्तेश्वर की वर्दी उतारो और अरेस्ट कर लो इसे। वहां खड़े पुलिस वाले आगे बढ़े और मुक्तेश्वर को अरेस्ट कर लिया। वहां खड़े सारे लोग विवेक को बड़ी इज्जत और सम्मान से देखने लगे। एक बूढ़ा आदमी अपनी बाइक चोरी की पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करवाने आया था। सर, जब तक आप जैसे लोग भारत की सुरक्षा में लगे हैं, भारत के लोगों का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इधर शालिनी देहरादून के पुलिस स्टेशन में अपने डेस्क पर बैठी थी। एक सिपाही हाथ में कुछ फाइल्स लेकर आया। मैम, ये आपने जो फाइल्स मंगवाई थी। लाओ। शालिनी ने फटाफट वो फाइल्स ली और उन्हें पढ़ने लगी। उन फाइल्स में शनाया की कंपनी से जुड़े सारे डॉक्यूमेंट्स थे। ये मुझे पहले ही कर लेना चाहिए था। अगर देहरादून में टेररिस्ट का कोई लिंक है तो वो सनाया की कंपनी है। शालिनी देखना चाहती थी कि कहीं शनाया की कंपनी के अकाउंट से तो किसी टेररिस्ट को पे नहीं किया गया था। वो बारीकी से सारे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने और एनालाइज करने लगी। दूसरी तरफ विवेक अपनी पूरी टीम को प्लान समझा रहा था। हथियार के साथ साथ खुद को भी रेडी कर लो। हम इस ऑपरेशन के लिए लोकल पुलिस फोर्स के भी कुछ लोग लगेंगे, उन सबको भी तैयार करो। अब सीधा नीलकंठ तिवारी के घर ही चलना है। तैयारियां पूरी हो गई थी। अपनी टीम और 3 पुलिस की गाड़ियों में बैठे 15 जवानों के साथ विवेक नीलकंठ तिवारी की कोठी की तरफ निकल गया। नीलकंठ तिवारी के गेट पर खड़े गार्ड्स ने विवेक की टीम और पुलिस को देखा तो उन्होंने गेट बंद कर दिया और बाकी सारे गार्ड्स को भी गेट पर बुला लिया। सबके कंधे पर गन थी। उनमें से एक गार्ड आगे बढ़ा और उसने विवेक की तरफ देखा। नए हो क्या शहर में? जानते नहीं हो, पुलिस नीलकंठ तिवारी के घर के अंदर कदम भी नहीं रखती। उन्हें जिससे मिलना होता है वो खुद जाते हैं। ठीक है, तो हथकड़ियां तुम्हारे हाथों भेज देता हूँ। बोलो पहनकर खुद ही बाहर आ जाए। वो गार्ड विवेक की हिम्मत देखकर हैरान था। पहला दिन है, आज ही ट्रांसफर हो जाएगा। विवेक ने मुस्कुराते हुए अपनी टीम और पुलिस वालों की तरफ देखा। अपने हथियार निकालो। सारे सिपाहियों ने अपने हथियार निकाले और नीलकंठ तिवारी के गार्ड की तरफ तान दिए। ये सब हम दिखाने के लिए नहीं लाए हैं, चला भी सकते हैं। गार्ड ने अपने लोगों की तरफ इशारा किया। सारे गार्ड्स ने अपनी अपनी बंदूकें विवेक और पुलिस वालों की तरफ तान दी। चलाना हमें भी आता है। विवेक आगे बढ़ा और उस गार्ड को एक थप्पड़ जड़ दिया। अब गार्ड्स के सारी गन्स का मुंह सिर्फ विवेक की तरफ हो गया और सारे गार्ड्स, विवेक की टीम और पुलिस वालों में हो हल्ला मच गया। सारे लोग एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगे। मेन गार्ड ने हाथ के इशारे से अपने आदमियों को रोका। विवेक की टीम के लोग और पुलिस वाले भी रुक गए। अब यहीं से वापस लौट जाइए, वरना इस थप्पड़ के बदले में आपकी जान भी जा सकती है। विवेक का गुस्सा इतना बढ़ गया था कि उसने उस गार्ड को बिना रुके 4-5 थप्पड़ जड़ दिए और कॉलर पकड़कर जमीन पर पटक दिया। अरेस्ट कर लो इसको। बाकी सारे गार्ड्स विवेक की तरफ तेजी से बढ़ने लगे। विवेक ने उन सब की तरफ एक खूंखार नजर से देखा और उन सब के कदम रुक गए। तुम लोगों की फैमिलीज को भी अरेस्ट कर लूंगा, ये नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है। फिर विवेक ने पुलिस वालों की तरफ देखा। इन सबके हथियार जब्त करो और अरेस्ट कर लो सबको। सारे गार्ड्स गेट से पीछे हट गए। पुलिस वाले सबको अरेस्ट करने लगे और विवेक और उसकी टीम सीधा घर के अंदर घुसी।
अंदर नीलकंठ तिवारी, उसकी फैमिली और उसके लोग खड़े थे। उनके कुछ लोगों ने विवेक को रोकने की कोशिश की तो उसकी टीम के लोगों ने थप्पड़ मारकर सबको जमीन पर बिठा दिया। नीलकंठ तिवारी बहुत गुस्से से विवेक की तरफ देख रहा था। विवेक ने अपनी टीम की तरफ देखा। सारे दरवाजे बंद करो और इन सब के मोबाइल जब्त कर लो। बाहर खड़े पुलिस वालों से कहो कि चारों तरफ पहरा लगा दें, कोई अंदर ना आने पाए। विवेक के ऑर्डर्स के बाद सारी टीम काम पर लग गई और उन्होंने घर के सभी दरवाजे बंद करके मोबाइल जब्त करना शुरू कर दिया था। जैसे ही काम पूरा हुआ, टीम चारों तरफ फैलकर खड़ी हो गई। नीलकंठ तिवारी अभी भी विवेक को गुस्से से घूर रहा था। एक विधायक के घर में इस तरह जबरदस्ती घुसे हो, जानते हो इसका अंजाम क्या होगा? नौकरियां चली जाएंगी तुम सबकी। विवेक नीलकंठ तिवारी की तरफ बढ़ा। हमारी नौकरी की चिंता आप मत कीजिए, आप अपनी कुर्सी की चिंता कीजिए। क्या चाहिए क्या तुमको मुझसे? ये किया ना आपने सही सवाल। ये बताइए, शकील को जानते हैं आप? कौन शकील? वही शकील जिसकी वीडियो आपने भी न्यूज पर देखी होगी, जामा मस्जिद के पास। ये सुनकर नीलकंठ तिवारी घबरा गया और सोफे पर बैठ गया। मैं अपने वकील के बिना आप लोगों से कोई बात नहीं करूंगा। नीलकंठ जी, हमारे पास उतना वक्त तो नहीं है, इसलिए सीधा सीधा बताइए कि उन टेररिस्ट और आपके लीगल हथियारों के बिजनेस के बीच क्या कनेक्शन है? मैंने कहा ना, वकील के बिना बात नहीं करूंगा। विवेक गुस्से में नीलकंठ तिवारी की तरफ बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर विवेक ने उसे सोफे से उठाया। नीलकंठ तिवारी घबरा गया क्योंकि सारे दरवाजे पहले से बंद थे। चारों तरफ पुलिस का घेरा था। उसके सारे आदमी भी पुलिस की हिरासत में थे। वो फिलहाल कुछ भी करने की हालत में नहीं था। विवेक ने जैसे ही उसे उठाया, उसके सारे आदमी विवेक की तरफ बढ़ने और चिल्लाने लगे। हाथ मत लगा। छोड़ उनको, वरना यहीं काट दूंगा। अबे तेरे जैसे पुलिस वाले रोज सलाम ठोकते हैं और तेरी हिम्मत कैसे हुई उनको हाथ लगाने की? और तेरे साहिब के जैसे लोग मेरे मोबाइल को चार्जिंग पे रखने घर आते हैं मेरे। इतना कह के विवेक ने गोली हवा में चलाई। आवाज सुनते ही नीलकंठ तिवारी के सारे आदमी वापस अपनी अपनी जगहों पर बैठ गए। विवेक नीलकंठ तिवारी को पकड़कर एक कमरे में ले गया और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, नीलकंठ तिवारी और घबरा गया। तुम मुझे इस तरीके से कमरे में बंद नहीं कर सकते हो। तुम जानते नहीं मेरी पहुंच कहां तक है। गूगल मैप जितना तो नहीं है ना, तो चुपचाप बैठो, घबराने की जरूरत नहीं है। मारने आया होता तो ये वार्तालाप में इतना समय खोटी नहीं करता खुद का। नीलकंठ तिवारी अभी भी घबराया ही हुआ था। घबराते हुए ही वो पास रखी चेयर पर बैठ गया। विवेक भी पास में लगे सोफे पर बैठा। अब बताओ, उस पाकिस्तानी टेररिस्ट से आपका क्या कनेक्शन है? मैंने कहा ना कि मैं अपने वकील के बिना कोई बात नहीं करूंगा। और दूसरी बात, मुझे किसी पाकिस्तानी टेररिस्ट के बारे में नहीं पता। मैंने भी कहा कि मेरे पास उतना टाइम नहीं है। आप बता दीजिए जो भी आप जानते हैं। मैं कुछ नहीं जानता हूं। चलिए, हम एक डील करते हैं। अगर आप मुझे उस टेररिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे तो मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आपके हथियारों की डीलरशिप में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। यहाँ तक कि आप जैसे ही इंफॉर्मेशन देंगे, हम तुरंत आपको और आपके सारे आदमियों को छोड़ देंगे और यहाँ से चले जाएंगे। किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी कि आपके घर में पुलिस भी आई थी। मैं तुम्हारी इन बातों पर क्यों यकीन करूं? क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये धमकी देके डरा रहे हो मुझे? ये केस नेशनल सिक्योरिटी का है। अगर इसमें आपका जरा सा भी नाम आ गया तो डायरेक्ट टेररिज्म का चार्ज लगेगा। जेल से बाहर निकलने की बात तो दूर, उसमें बेल भी नहीं होती है। ये सुनकर नीलकंठ तिवारी के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। ब्लास्ट में सिर्फ 2 दिन बचे हैं। अगर ये डील आप नहीं करेंगे तो मुझे कुछ ऐसा एक्शन लेना पड़ेगा जो हम दोनों के लिए ही अच्छा नहीं होगा। इसलिए मान जाइए। नीलकंठ तिवारी ने कुछ देर इधर उधर देखा और सोचने लगा और विवेक फ्रस्ट्रेशन में नीलकंठ तिवारी के सामने यहां से वहां चलने लगा। बोलिए फटाफट। ठीक है, डील। विवेक अपनी जगह पर रुका और वापस सामने वाले सोफे पर बैठ गया।
अब बताइए उस टेररिस्ट से आप कहाँ और कब मिले? शकील को मैं कुछ हफ्ते पहले अपनी फैक्ट्री पर मिला था। क्यों? उसे कुछ हथियार चाहिए थे। कौन से हथियार? 5 AK-47 और 4 AMB-17 चाहिए थी, और उसके साथ साथ उसे .62 mm की बुलेट्स के साथ कार्टेज भी चाहिए थे। और आपने उसे ये सब दे दिया? हाँ। आप उसे पहले से जानते थे? नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो पाकिस्तानी है। मैंने भी जब जामा मस्जिद वाली न्यूज़ टीवी पर देखी तो पता चला कि वो पाकिस्तानी टेररिस्ट है। तो फिर आप उससे कैसे मिले थे? मेरा एक दोस्त है हसन, मैं उसके साथ अक्सर हथियारों की डील करता रहता हूँ। उसने मुझे शकील से मिलवाया था। ये हसन कहाँ मिलेगा? मैं अभी उसके सारे अड्डों का पता देता हूँ। और नीलकंठ तिवारी अपनी चेयर से उठा और पास रखी टेबल की तरफ गया। ड्रॉअर खोलकर उसने उसमें से एक पेन और कॉपी निकाली और वापस आकर वहीं टेबल पर बैठकर हसन के अड्डों का पता लिखने लगा। विवेक उसके पास आकर खड़ा हो गया। हसन का बिजनेस हथियारों का ही है या इसके अलावा और भी काम करता है? ये तो सिर्फ क्लाइंट लेकर आता है और उसके अलावा दुबई और अलग अलग कंट्रीज में जाते रहता है। अब किस काम से जाता है ये मुझे नहीं पता। नीलकंठ तिवारी ने हसन के सारे अड्डों का पता लिखकर लिस्ट विवेक को दे दी। विवेक ने उस लिस्ट पर एक बार नजर घुमाई और नीलकंठ तिवारी से हाथ मिलाया। शुक्रिया तिवारी जी, आइए बाहर चलते हैं। दोनों उठकर दरवाजे की तरफ बढ़े। विवेक ने दरवाजा खोला, दोनों बाहर निकले। नीलकंठ तिवारी के सारे आदमी और विवेक की पूरी टीम के लोग उन दोनों की तरफ ही देख रहे थे। विवेक तेजी से अपनी टीम की तरफ बढ़ा तो नीलकंठ तिवारी ने उसे रोका। अपनी डील याद रखना। विवेक नीलकंठ तिवारी की तरफ पलटा। उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी। उसने अपनी शर्ट के 3 बटन खोलकर एक मिनी कैमरा बाहर निकाला। सब रिकॉर्ड हो चुका है इसमें। नीलकंठ तिवारी के पैरों तले जमीन खिसक गई। विवेक को मारने के लिए वो उसकी तरफ बढ़ा, पर जतिन और बाकी टीम के लोगों ने उसे पकड़ लिया। छोड़ो मुझे। सारे पुलिस वालों को जल्दी अंदर बुलाओ। टीम के कुछ लोगों ने सारे दरवाजे खोले और पुलिस वालों को अंदर बुलाया। विवेक ने पुलिस वालों की तरफ देखा। नीलकंठ तिवारी और उसके सारे आदमियों को अरेस्ट कर लो। सारे पुलिस वाले नीलकंठ तिवारी और उसके आदमियों को अरेस्ट करने में लग गए। टीम! विवेक की पूरी टीम ने उसकी तरफ देखा। हमें यहाँ से निकलना होगा, हसन के अड्डों पर रेड मारने के लिए। बिल्कुल भी वक्त नहीं बचा है हमारे पास। विवेक और उसकी पूरी टीम मेंबर्स तेजी से बाहर की तरफ भागे और अपने हथियारों के साथ गाड़ियों में बैठे। अब वो लोग तेजी से हसन के अड्डों की तरफ जा रहे थे। हसन की तलाश में विवेक की टीम सीधा हसन के अड्डे के बाहर पहुंची। सब अपने हथियारों के साथ कार से बाहर निकले। नीलकंठ तिवारी ने जो लिस्ट दिया था उसमें पहला एड्रेस एक पुरानी फैक्ट्री का था। विवेक और उसकी टीम बड़े ध्यान से फैक्ट्री के अंदर घुसी। पूरी फैक्ट्री में लाइन से बहुत सारी मशीनें लगी थी और छत पर जगह जगह कबूतर बैठे थे। फैल जाओ चारों तरफ। सारे लोग हर जगह फैल गए। हर जगह ढूंढने के बाद भी उन्हें ना कोई आदमी मिला, ना RDX। गुस्से में विवेक ने हवा में फायर कर दिया और आवाज सुनते ही सारे कबूतर एक साथ उड़े। नीलकंठ तिवारी ने गलत एड्रेस दे दिया है हमें। वापस चलें। 2 डंडे मारेंगे तो सब कुछ उगल देगा। नहीं, पहले उसके दिए हुए बाकी एड्रेस भी चेक कर लेते हैं। वहां भी अगर कुछ नहीं मिला तो रिमांड पर लेते हैं उसे। विवेक का ऑर्डर सुनते ही उसकी टीम फटाफट गाड़ियों में बैठी और वहां से दूसरे अड्डों के लिए निकल गई। हसन का दूसरा अड्डा एक पुराना और बड़ा सा घर था। बाहर कोई भी नहीं दिख रहा था। टीम के जवान जब अंदर घुसे तो उन्होंने देखा कि वहां करीब 10 लोग थे। कुछ लोग दूर जमीन पर बैठे पत्ते खेल रहे थे। 2 आदमी कोने में सोए थे और बाकी शराब पी रहे थे। वहां सिर्फ 2 ही लोगों के पास हथियार थे। पूरी टीम बिना आवाज के अंदर घुसी थी तो अंदर बैठे लोगों का ध्यान उनकी तरफ नहीं गया। ओए! उन लोगों ने जैसे ही आवाज सुनी और टीम की तरफ देखा तो वो घबराते हुए उठे और अलग अलग जगह छुप गए। फटाफट सब बाहर आ जाओ, नहीं तो एक एक को पकड़कर गोली मारूंगा। डर के मारे कोई बाहर नहीं निकला तो जतिन गुस्से में आगे बढ़ा। उसने एक आदमी को दीवार के पीछे से कॉलर पकड़कर बाहर निकाला और जोर का थप्पड़ जड़ दिया। वो आदमी जमीन पर गिर गया। इतने में दूसरा आदमी बाहर आया और उसने जतिन पर गन तान दी। अबे सामने देख तो ले पहले। जब उसने सामने देखा कि विवेक और उसकी टीम के जवानों के हाथ में उसकी गन से बड़ी गन्स है
तो उसने सरेंडर करना ही सही समझा। उसने गन नीचे रखकर हाथ ऊपर उठा लिए। उसे देखकर बाकी लोग भी हाथ ऊपर उठाकर बाहर आ गए। विवेक उनकी तरफ बढ़ा। तुम सब में से हसन कौन है? हसन भाई नहीं है यहाँ। तो कहाँ मिलेगा वो? पता नहीं। विवेक ने टीम की तरफ देखा। पूरी जगह की तलाशी लो। पूरी टीम तलाशी लेने में जुट गई। तलाशी लेने के बाद टीम के जवान विवेक के पास आए। सर, यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। विवेक ने गुस्से में वापस उन आदमियों की तरफ देखा। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बताओ कहाँ मिलेगा हसन? फिर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। जतिन, कार से टूल बॉक्स लेकर आओ। जतिन भाग कर गया और टूल बॉक्स लेकर आया। प्लायर निकाल कर दो। जतिन ने विवेक को प्लायर थमा दिया। विवेक ने अपने सामने खड़े एक आदमी का हाथ कस के पकड़ा और प्लायर से उसका नाखून उखाड़ दिया। वो आदमी दर्द के मारे चीख रहा था। खून के कुछ छींटे विवेक के मुंह पर उड़े और खून जमीन पर गिरने लगा। ये देखकर वहां खड़े बाकी लोग कांप गए। विवेक ने उस उंगली को जोर से दबाया जिसमें से अभी नाखून उखाड़ा गया था। उस आदमी की दर्द के मारे जान निकली जा रही थी। बता, कहाँ मिलेगा हसन? पर उस आदमी के मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। बाकी लोग भी बुरी तरह से डर गए थे। उन्हीं में एक आदमी डरते हुए आगे बढ़ा। हसन सदर बाजार वाले वेयर हाउस पर मिलेगा। अगर पता सही नहीं हुआ ना, खाल नोच लूंगा तुम सबकी। विवेक ने उसकी उंगली छोड़ी और पूरी टीम के साथ वेयर हाउस के लिए निकली। जैसे ही विवेक और टीम के जवान कार से उतरकर वेयर हाउस की ओर बढ़े, वैसे ही हसन के लोगों ने उन पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। विवेक और टीम के जवानों ने कार के पीछे छिपकर अपने आप को गोलियों से बचाया, पर तब तक एक जवान को कंधे पर गोली लग चुकी थी। वो दर्द से कर्रा रहा था और सामने से फायरिंग बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आधा घंटे से सिर्फ फायरिंग ही हो रही थी, पर विवेक और उसकी टीम वहां से आगे ही नहीं बढ़ पाए। अब गोलियां भी खत्म होने वाली थी। विवेक ने टीम की तरफ देखा। देखो, मैं बाहर निकलकर उस पिलर की तरफ भागूंगा। जब ये सारे लोग मुझ पर फायर करेंगे, उसी वक्त तुम सभी उठना और इनको भून देना। सर, मैं आपको ये नहीं करने दूंगा। ऐसे तो ये लोग आपको मार डालेंगे। ये इमोशनल होने का टाइम नहीं है। जितना बोल रहा हूँ उतना करो। इट्स माय ऑर्डर। विवेक ने अपनी उंगलियां दिखाते हुए चुपचाप से 3, 2, 1 की काउंटिंग की और हसन के लोगों की तरफ फायरिंग करता हुआ दौड़ पड़ा। हसन के सारे लोग विवेक पर फायर करने लगे। इधर मौका पाते ही सारे टीम के जवान उठे और उन्होंने हसन के लोगों को छलनी कर दिया। उनमें से कुछ लोग जान बचाकर अंदर की तरफ भी भागे। थोड़ी देर में बाहर तैनात सारे लोग ढेर हो चुके थे। जतिन ने देखा विवेक ने बड़ी चालाकी से कुछ पुरानी मशीनों की आड़ में खुद को बचा लिया था। विवेक सर पूरे पागल है। बाहर पूरे फ्लोर पर हसन के आदमियों का खून फैला हुआ था और हर जगह लाशें पड़ी थी। उन्हें पार करके टीम और विवेक अंदर पहुंचे। वहां का नजारा देखा तो वो चौंक गए। वहां हसन के 2 आदमी जख्मी हालत में जान बचाकर बैठे थे। उनके सामने लगभग 150 AK-47 और एडवांस वेपन्स रखे थे। बॉम्ब बनाने का बाकी सामान भी बहुत बड़ी क्वांटिटी में वहां मौजूद था। विवेक ने वहां पड़े 2 जख्मी आदमियों की तरफ देखा। हसन कहाँ है? भाई तो पहले ही निकल गए थे। जतिन, पुलिस को बुलाओ और बोलो ये माल जब्त करके इस जगह को सील कर दे। विवेक के चेहरे पर जीत की मुस्कान आ गई थी। उसने टीम के जवानों की तरफ देखा। फाइनली हमने एक और ब्लास्ट रोक लिया है। टीम के सारे जवान मिशन सक्सेसफुल होने की खुशी में जोर से चिल्लाने लगे। कुछ देर बाद वहां पुलिस फोर्स आ गई। सारे सामान को जब्त करके जगह को सील कर दिया गया। अब विवेक यूपी पुलिस के एक ऑफिसर के साथ खड़ा होकर कुछ डॉक्यूमेंट्स को देख रहा था। अब ब्लास्ट का खतरा टल गया है, पर यूपी पुलिस को छानबीन जारी रखनी है ताकि कहीं कोई टेररिस्ट छुपा हो अगर तो वो पकड़ में आ सके। हसन को ढूंढने में भी कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। पता करना होगा कि वो उस टेररिस्ट शकील को कैसे जानता था। उस ऑफिसर ने हाँ में सर हिलाया और विवेक के हाथ में रखी फाइल लेकर चला गया। इसके बाद विवेक बाहर आकर जतिन से मिला। जतिन, तुम यहीं पर रहो और देखो कि हसन के बारे में क्या पता चलता है। मुझे अब देहरादून के लिए निकलना है। वहां से भी कोई इन्फॉर्मेशन आई है? अभी तक तो नहीं, लेकिन अब वही एक शहर रह गया है जहां ब्लास्ट प्लान्ड था।
विवेक रात के 2 बजे की फ्लाइट लेकर सुबह 4 बजे देहरादून एयरपोर्ट पहुंचा। अब ब्लास्ट की तारीख में सिर्फ एक ही दिन बाकी था। विवेक ने वहां पहुंचते ही शालिनी को फोन किया। कई बार फोन करने पर भी जब शालिनी ने फोन नहीं उठाया तो वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गया, पर शालिनी वहां भी नहीं थी। मैडम कहाँ गई हैं? सेंट्रल जेल। विवेक सीधे सेंट्रल जेल पहुंचा। वहां देखा तो शालिनी और बाकी पुलिस वाले एक सेल में रघुवीर को उल्टा लटकाकर मारते हुए पूछताछ कर रहे थे। विवेक को देखकर शालिनी सेल से बाहर आई। रघुवीर ने कुछ बताया? नहीं, अभी तक तो नहीं। हमें इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। सब कुछ तो वो पहले ही बता चुका है, तो अब पूछताछ क्यों? रघुवीर उन टेररिस्ट से इतना कनेक्टेड था कि उसने उनके कहने पर मोहिनी का खून कर दिया। यहाँ के ब्लास्ट के बारे में वो जरूर कुछ तो जानता होगा। उसे खुद भी तो ब्लास्ट के दिन सेफ रहना है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में असलम नए लड़कों से मीटिंग कर रहा था, जिनकी ट्रेनिंग अभी अभी पूरी हुई थी। तुम लोगों को अपना मकसद कभी नहीं भूलना है, और मकसद के लिए अगर जान भी देनी पड़े तो उसके लिए हमेशा तैयार रहना। कल हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा हमला होने जा रहा है। टीवी पर जब देखो तो सोचना कि एक दिन तुम भी उन्हीं बहादुरों में शामिल हो सकते हो जो हिंदुस्तानी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। जी, नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। असलम ने उन्हें वहां से जाने का इशारा किया। सबके जाते ही वहां खड़ा अदनान पीछे से असलम की तरफ आया। कुछ परेशान लग रहे हो अदनान? हाँ, क्या हमें अपने लोगों से एक बार बात नहीं कर लेनी चाहिए? कल कुछ गड़बड़ ना हो। अभी नहीं, अभी तक तो हर जगह पर बॉम्ब लगाकर कश्मीर की तरफ आ गए होंगे। जैसे ही वो बॉर्डर पार करेंगे वो खुद ही हमसे बात कर लेंगे, और अभी उनसे बात करने पर उनकी खुद की जान भी खतरे में पड़ सकती है। दिल्ली और कलकत्ता का क्या करेंगे? शकील मारा गया है तो अब दिल्ली का कुछ नहीं हो सकता, लेकिन कलकत्ता के लिए एक प्लान है मेरे पास। कैसा प्लान? वक्त आने पर सब सामने आ जाएगा। उधर विवेक और शालिनी दोनों बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि बॉम्ब ब्लास्ट में अब 24 घंटे से भी कम टाइम था। अगर ब्लास्ट कल होना है तो वो लोग अभी तक बॉम्ब प्लांट कर चुके होंगे। हमें उसी की तलाश शुरू कर देनी चाहिए। इसके बाद विवेक सेंट्रल जेल से बाहर आ गया। अब विवेक वापस पुलिस स्टेशन पहुंचा। वहां उसने पुलिस वालों के साथ एक लंबी मीटिंग की, लेकिन शालिनी वहां मौजूद नहीं थी। याद रहे, वो लोग हमेशा ऐसी जगहों को टारगेट करते हैं जहां नुकसान सबसे ज्यादा हो। हम लोगों को रेलवे स्टेशन से लेकर हर एक पार्क तक सभी जगह पर कड़ी नजर रखनी होगी। मैं अलग अलग एरियाज के लिए अलग अलग टीम्स असाइन कर रहा हूँ। वहाँ सर्च डॉग्स के साथ जाओ और एक एक कोने की अच्छे से तलाशी लो। जहां एक तरफ पूरे शहर में पुलिस बॉम्ब ढूंढने में लगी थी, वहीं सेंट्रल जेल में कुछ पुलिस वाले और शालिनी अभी भी रघुवीर से पूछताछ करने में लगे थे। एक पुलिस वाले ने रघुवीर को जोर का तमाचा मारा। जो पूछ रहे हैं सीधे सीधे उसका जवाब दे। रघुवीर कई दिनों से मार खा रहा था और अब उसके जबड़े भी सूज चुके थे। उसके हाथ और पीठ पर नीले निशान भी थे। एक पांव में कुछ जख्म भी नजर आ रहे थे। उसकी हालत बहुत खराब थी, मगर वो तब भी एक शैतानी हंसी हंस रहा था। नहीं देना सीधे सीधे जवाब। शालिनी को रघुवीर पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया। हजारों लोगों की जिंदगी का सवाल है रघुवीर, बताओ बॉम्ब कहाँ है? मुझे नहीं पता। तो किसको पता है? सिर्फ उन लोगों को पता होगा जिन्होंने बॉम्ब लगाया। किसने बॉम्ब लगाया है? वो मैं नहीं बता सकता। शालिनी अब फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, क्योंकि उसकी हजारों कोशिशों के बाद भी रघुवीर एक भी सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं था। क्या साबित कर लोगे तुम ये बॉम्ब ब्लास्ट करके कि तुम लोग बहादुर हो? ऐसे छुप के हमला करने वाले कायर होते हैं, बहादुर नहीं। और तुम तो वहाँ पाकिस्तान में बैठे लोगों की कठपुतली हो, जो देश में रहते हुए भी देश को धोखा दे रहे हो। तुम्हें देखकर मुझे घिन आ रही है। अगर थोड़ी सी भी इंसानियत बची हो तो बता दो कहाँ रखा है बॉम्ब। इन बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला है। क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रही हो? शालिनी गुस्से में सेल से बाहर चली गई। उसने देहरादून एसपी को कॉल किया। हेलो शालिनी। सर, रघुवीर कोई भी इंफॉर्मेशन देने को तैयार नहीं है, तो अब सरकार का ऑर्डर फॉलो करने का टाइम आ गया है। हमें पब्लिक एरियाज में रेड अलर्ट अनाउंस कर देना चाहिए। ठीक है, मैं पब्लिक अनाउंसमेंट का इंतजाम करता हूँ।
जिससे सभी लोगों तक ये खबर पहुंच जाए कि शहर में रेड अलर्ट है। जय हिंद सर। शालिनी की आवाज में हार साफ झलक रही थी। वो हताश हो चुकी थी। इतने में विवेक वहां पहुंचा। उसने पीछे से शालिनी की बात सुन ली थी। शालिनी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने रेड अलर्ट अनाउंस करने के लिए हाँ कह दिया? तो क्या करें, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि बॉम्ब कहाँ है। अगर लोग घरों के अंदर रहेंगे तो उनकी जान तो बची रहेगी ना। अगर उन लोगों ने बॉम्ब प्लान कर दिया है तो अब उस लोकेशन को बदल नहीं पाएंगे। हर तरफ हमारे लोग मौजूद हैं। पर इससे पहले कि विवेक अपनी बात पूरी करता, शालिनी ने बीच में ही उसकी बात काट दी। हम जो कर सकते थे वो कर चुके हैं। 8 में से 7 शहर सेफ हैं। अब अगर ये न्यूज़ बाहर भी जाती है कि हमें बॉम्ब के बारे में पता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन लोग तो पैनिक करने लगेंगे। नहीं, हम उन्हें पूरी बात नहीं बता रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ उन्हें पब्लिक एरिया से दूर रखना है। विवेक कुछ और सोचने लगा। सही कह रही हो। इस वक्त पब्लिक प्लेसेस को खाली करवाने का आइडिया बुरा नहीं है, मगर हम इस बीच चुप नहीं बैठ सकते। हमें बॉम्ब का पता करने की कोशिश जारी रखनी चाहिए। रघुवीर ने कुछ बताया क्या? नहीं। तुम्हें पूरा यकीन है कि उसे कुछ पता होगा? पूरे शहर में और कौन है जो डायरेक्टली उन लोगों के साथ कांटेक्ट में रहता था? ठीक है, तो तुम जाओ, मैं उसे देखता हूँ। विवेक जेल के अंदर चला गया। दूसरी तरफ देहरादून के एसपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें सभी लोकल रिपोर्टर्स, कुछ नेशनल मीडिया के लोग भी पहुंचे हुए थे। वो अपने सामने रखे एक कागज से बयान पढ़ने लगे। सभी देहरादून के लोगों के लिए ये सूचना है कि कल के दिन सभी बस और रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स और मॉल्स बंद रहेंगे। ये फैसला कुछ सिक्योरिटी रीजंस के कारण लिया जा रहा है, इसलिए आप सभी से उम्मीद है कि आप हमारी मदद करेंगे और सिर्फ तभी घर से निकलेंगे जब बहुत जरूरी होगा। इसके बाद रिपोर्टर्स को उम्मीद थी कि उनके सवालों के जवाब दिए जाएंगे, लेकिन वो एसपी सीधा उठकर वहां से चले गए। सर 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 सर। दूसरी तरफ विवेक अब उस कमरे में दाखिल हुआ जहां रघुवीर को रखा गया था। उसे देखकर रघुवीर के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई। क्यों, बचा लिया पूरे देश को? शायद हमारी किस्मत में एक और बार मिलना लिखा था। रात के 9 बज रहे थे। अब ब्लास्ट की डेट बस कुछ ही घंटे दूर थी। जेल में विवेक ने रघुवीर को नीचे उतारकर उससे पूछताछ करना शुरू कर दी थी। मुझे पता है तुम बॉम्ब के बारे में कुछ ना कुछ तो जानते हो सकता है, लेकिन तुम एक रात में कितने ब्लास्ट को रोकोगे? अब तक क्या हाथ लगा तुम्हारे? विवेक अब मुस्कुराने लगा। तुम्हारी मदद मिल जाए तो आखिरी बॉम्ब भी ढूंढ लेंगे। रघुवीर विवेक की बात सुनकर हैरान हो गया। क्या मतलब? तुमने सारे बॉम्ब्स ढूंढ निकाले? आरडीएक्स को बॉम्ब में बदलने का मौका नहीं दिया। हमने सारे ब्लास्ट रोक दिए और तुम्हारे साथियों को भी ऊपर पहुंचा दिया है। तो मेरे पास क्यों आए हो? ये मान लो कि तुम लोगों का प्लान फेल हो चुका है। अब सिर्फ एक बॉम्ब बचा है और वो भी कोई खास नुकसान नहीं कर पाएगा। पुलिस ने रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, मॉल्स और सभी बाजार को बंद करवा दिया है। अब कुछ भी छुपाने का फायदा नहीं है। तुम्हें इस तरह जवाब के लिए तड़पते देखना ही मेरे लिए काफी है। मुझे तुमसे नफरत तो हमेशा से ही थी, लेकिन जब पता चला कि तुम इंटेलिजेंस एजेंट हो तो मेरे पास तुम्हें जान से मारने का रीजन भी आ गया था। अफसोस मैं ये काम कर नहीं पाया। अब विवेक ने रघुवीर का कॉलर पकड़ लिया। मैं यहाँ तुझसे बातें करने नहीं आया हूँ। जल्दी बता, बॉम्ब के बारे में क्या जानता है तू? रघुवीर के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। तुम मेरे हाथ पैर भी जोड़ोगे तो भी मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। कल का वो ब्लास्ट तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर देगा। विवेक समझ गया था कि रघुवीर से उसे कुछ भी पता नहीं चलने वाला था, इसलिए वो जेल से बाहर आ गया और वापस पुलिस स्टेशन में पहुंच गया। शालिनी भी वहीं मौजूद थी। तुम घर नहीं गई? इस सिचुएशन में कौन घर जा सकता है? 12 बजे सभी जगहों को बंद कर दिया जाएगा। फिर पुलिस की टीम्स उन एरियाज को दोबारा तलाशी लेगी। हो सकता है हमने सुबह कुछ मिस कर दिया हो। 12 बजे पुलिस की टीम्स के साथ विवेक ने भी कई लोकेशंस पर छानबीन की। सुबह होने तक वो एक बड़े से मॉल में था जहां पर अभी अभी तलाशी खत्म हुई थी। विवेक उस मॉल से बाहर आ गया
और उसने एक सिगरेट जला ली। उसने अपना फोन निकाला तो देखा कि इस वक्त सुबह के 7 बज रहे थे। वो अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट को स्क्रॉल करने लगा और दिव्या के नाम पर आकर रुक गया। पता नहीं आज तुम कहाँ हो दिव्या। सोचा था जैसे ही ऑपरेशन खत्म होगा तुम्हें अपनी सच्चाई बताकर तुमसे माफी मांग लूंगा, लेकिन विवेक सोचते सोचते ही रुक गया। उसने अपने दिमाग में कुछ डिकोड कर लिया था। हड़बड़ाहट में उसने शालिनी को फोन किया। शालिनी, तुम कहाँ हो? मैं एयरपोर्ट पर हूँ। क्या तुम्हें बॉम्ब मिल गया? शायद। रघुवीर ने कल कहा था कि ये ब्लास्ट मुझे हमेशा के लिए बर्बाद कर देगा, लेकिन मुझे तब समझ नहीं आया था कि उसने ऐसा कहा क्यों। अब मैं समझ गया हूँ। मतलब? पता करो दिव्या कहाँ है। मुझे लगता है बॉम्ब एक्सेल यूनिवर्सिटी में है। वहां भी अपनी एक टीम भेजो, मैं भी वहीं आ रहा हूँ। विवेक ने फोन रखा और वहां से एक पुलिस की जीप लेकर सीधा एक्सेल यूनिवर्सिटी की तरफ जाने लगा। उसने इस बीच कई बार दिव्या को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। तभी उसे शालिनी का फोन आया। हाँ बोलो शालिनी। मैंने सभी को यूनिवर्सिटी की तरफ भेज दिया है, लेकिन एक बुरी खबर है। क्या हुआ? आज यूनिवर्सिटी में एग्जाम है और उन्होंने वार्निंग मिलने के बाद भी उसे कैंसिल नहीं किया। सबको जल्दी बाहर निकालो। जैसे ही विवेक एक्सेल यूनिवर्सिटी पहुंचा, उसने देखा कि शालिनी और बाकी पुलिस वाले मिलकर स्टूडेंट्स को बाहर निकाल रहे थे। बाहर पुलिस की कई बसेस भी खड़ी थी, जिनमें स्टूडेंट्स को बिठाकर उनके घरों तक छोड़ा जा रहा था। विवेक दौड़ते हुए शालिनी के पास आया। बॉम्ब स्क्वाड को बुला लिया है? हाँ, सब तैयार है, लेकिन अभी भी कुछ स्टूडेंट्स बाकी हैं। एक्सेल यूनिवर्सिटी का कैंपस काफी बड़ा था, जिस वजह से वहां हजारों स्टूडेंट्स पढ़ा करते थे। अभी भी कुछ स्टूडेंट्स बाहर आ रहे थे। पुलिस वाले भी लगातार उन्हें एग्जिट की तरफ गाइड कर रहे थे। इस भीड़ में दिव्या भी मौजूद थी। उसने विवेक को कुछ पुलिस वालों से बात करते हुए और उन्हें ऑर्डर्स देते हुए देख लिया। वो दौड़कर उसके पास गई। विवेक ने पीछे मुड़कर देखा। इतने दिनों बाद दिव्या को अचानक देखकर उसे समझ नहीं आया कि उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। विवेक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दिव्या, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? जल्दी से अपने घर जाओ। लेकिन यार, चल क्या रहा है? पुलिस वालों ने अचानक आकर हमारा एग्जाम रुकवा दिया और कुछ बताया भी नहीं। मैं तुम्हें अभी सारी बात नहीं बता सकता, तुम बस अपने घर जाओ। तभी वहां पर एक पुलिस वाला दौड़ता हुआ आया। सर, बॉम्ब मिल गया है, एक क्लासरूम में रखा था। उसकी बात सुनकर विवेक दौड़ता हुआ उस बिल्डिंग की तरफ पहुंचा, जहां से अभी वो पुलिस वाला आया था। ये सब सुनकर दिव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। बॉम्ब? तभी दिव्या ने वहीं पास में खड़ी शालिनी को देखा और वो उसके पास चली गई। दूसरी तरफ विवेक जैसे ही उस क्लासरूम में पहुंचा तो उसने देखा कि बॉम्ब स्क्वाड के लोग पहले से ही वहां मौजूद थे और उन्होंने वो बॉम्ब निकालकर एक बेंच के ऊपर रख दिया था। ये डिफ्यूज तो हो जाएगा ना? हम कोशिश कर रहे हैं सर। बॉम्ब पर जो टाइमर लगा है वो अभी आधे घंटे का टाइम दिखा रहा है। ये बॉम्ब कब से यहाँ है? इसकी बैटरी काफी पावरफुल है। लगता है कि किसी ने हफ्तों पहले बॉम्ब प्लांट कर दिया था। विवेक अब फिर मन ही मन रघुवीर के बारे में सोचने लगा। तो शालिनी का शक सही था। देहरादून में कोई टीम नहीं थी, रघुवीर ही सब कुछ हैंडल कर रहा था। बॉम्ब स्क्वाड ने उस बॉम्ब को पूरी तरह स्टडी किया। अब सिर्फ 10 मिनट रह गए थे। विवेक के दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। कुछ पता चला? एक रास्ता है, पर लगता है कि हमें वो रिस्क लेना ही होगा। आप चाहें तो बाहर जा सकते हैं। विवेक ने वहां से हिलने से भी इंकार कर दिया। आखिरी 6 मिनट बचे थे, लेकिन बम स्क्वाड उसे डिफ्यूज नहीं कर पा रही थी। तभी विवेक ने टीम में से एक आदमी को बुलाकर एक आइडिया बताया। उस आदमी ने वो बम हाथ में उठाया और यूनिवर्सिटी के पीछे के हिस्से की तरफ भागा। वहां खड़े सब लोग उसे देख रहे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब बॉम्ब में आखिरी मिनट बचा था। उसका टाइमर जोर जोर से बजने लगा था। इतने में ही उस आदमी ने वो बॉम्ब को जोर से पीछे वाले तालाब में फेंक दिया। जैसे ही वो बॉम्ब पानी में गया, वो फट गया और सारा पानी उछल के बाहर खड़े लोगों के ऊपर गिरा। अपने माथे से पसीना और पानी पहुंचते हुए विवेक वहां से बाहर निकला। यूनिवर्सिटी अब पूरी तरह से खाली हो चुकी थी और बाहर ग्राउंड में भी सभी पुलिस वाले खड़े थे। तभी उसने देखा कि दिव्या उसकी तरफ दौड़ते हुए आ रही थी। दिव्या उसके सामने रुकी और सबसे पहले उसने आकर विवेक को गले लगा लिया। मुझे माफ कर देना विवेक, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता था। मुझे अभी इंस्पेक्टर शालिनी ने सब बताया। विवेक अब थोड़ा घबरा गया। उसने वहीं से शालिनी की तरफ घूर कर देखा, लेकिन शालिनी मुस्कुरा रही थी।
क्या बताया शालिनी ने मेरे बारे में? दिव्या ने अपने आंसू पोंछे और उससे अलग हो गई। यही कि तुम अंडरकवर एजेंट हो और अपना मिशन पूरा करने के लिए तुमने सनाया से शादी की थी। विवेक ने एक पल के लिए चैन की सांस ली ही थी, तभी उसे एक फोन आया। ये फोन उसके बॉस का था। विवेक फोन लेकर दिव्या से थोड़ा अलग हो गया। हमने काम पूरा कर दिया सर, आखिरी बॉम्ब भी डिफ्यूज हो गया है। नहीं विवेक, हम गलत थे। क्या मतलब? अभी अभी खबर आई है कि कोलकाता के एक मॉल में ब्लास्ट हुआ है। सुबह सुबह वहां कम भीड़ थी, इसलिए नुकसान ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन बिल्डिंग में मौजूद सभी एम्प्लॉयज और थोड़े बहुत कस्टमर्स मौके पर ही मर गए। पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद वहां आरडीएक्स पकड़ा था। किसी को समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हुआ। विवेक ने देखा कि ग्राउंड में मौजूद सभी पुलिस वाले बॉम्ब मिल जाने की खुशी मना रहे थे और शालिनी भी उनके साथ थी। इस खुशी में कोई नहीं देख पाया कि विवेक की आंखों से आंसू बहने लगे थे। मुझसे कहाँ भूल हो गई। इसके पीछे जो भी है, अब उसे खत्म करना ही मेरे लाइफ का मिशन है। उधर पाकिस्तान में असलम को खबर मिली कि कोलकाता छोड़कर बाकी जगह ब्लास्ट नहीं हुए। वो गुस्से से बौखला गया था। जिसने भी हमारी साजिश को रोका है, उसका खात्मा ही मेरा मकसद है।